have started with this numerical yesterday, and we had so far completed the positive sequence and the zero sequence Z bus. This was already completed by us. Now today we will complete the zero sequence bus. जीरो सीक्वेंस बस बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था? कल हमने जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम बनाया था पहले, और रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के बाद रिएक्टेंस डायग्राम के हेल्प से हमने कल ग्राफ बनाए, और ग्राफ में सारे वैल्यूज जो थे हमारे वो हमने इंसर्ट किए, और एक एक करके वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हमारा ये जो ट्री और कोट्री है ये हमें मिला, right? So today we will solve this tree and co-tree, and we will try to find out the Z bus 0. Z bus 1 और 2 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी बना लिए थे Z bus 1 and 2. Z bus 1 और Z bus 2 दोनों का वैल्यू सेम होता है, बिकॉज Z bus 1 और Z bus 1 के लिए वैल्यूज जो है वही वैल्यूज 2 के लिए भी होता है, right? So that's why Z bus 1 and Z bus 2 is equal with each other, but it's not the case with Z bus 0. So Z bus 0 जो है, Z bus 0 will be different from Z bus 1 and 2. So that we are solving today. After this we will see one more numerical, and then some theoretical portion is left that we will complete in 1 or 2 days, and by Saturday we will be able to complete our unit number 3. Okay, so unit 3 will be completed by Saturday. So let us solve this problem. इसको solve करते हैं problem को. So यहाँ तक हमारा last lecture में हो चुका था. Now we will start with the problem. तो you all know how to solve this, है ना? आप सभी को पता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है. तो हमें बेसिकली ये ट्री जो है इसे लेना है, और यहाँ पर हमें फिर Z bus बाय एल्गोरिदम टेक्निक अपना अप्लाई करना है, और Z bus बाय एल्गोरिदम टेक्निक अप्लाई करके हमें हमारा आंसर निकालना है. सो लेट अस स्टार्ट इट. So we will start here. Step number 1. Step 1. So what is step 1? Add element 1. Add element 1 which is branch. Right, so we are adding first element which is a branch. For this what we have is, we have P is equal to 0 and Q is equal to what is the value of Q? The value of Q is equal to 2, right? So from here as P is reference bus, so as P is reference node, we will only have the second formula, that is ZQQ. So we will have Z22 is equal to Z02 plus Z02 dot 02. Okay, so 02 is 0, we all know this. So this will be 0 plus 0202 means 0 और 2 नोड के बीच में जो सेल्फ इम्पिडेंस की वैल्यू दी है वो, राइट? सो 0 और 2 के बीच में सेल्फ इम्पिडेंस है 0.25J. So we will write here 0.25J. So यहाँ से हमें फिर ये मिलेगा 0.25J.
So by the end of step number 1 we have Z bus in this way. हम लिख देंगे Z bus कैसे मिला हमें, Z bus is equal to 2 और 2 और Z22 हमें मिला 0.25J, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.25J. ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 का यहाँ पर एंड होता है. देन वी विल स्टार्ट विद स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 हम यूज करेंगे. सो स्टेप 2 अगेन ऐड एलिमेंट. अब स्टेप 2 में क्या होगा, ऐड एलिमेंट 2 होगा. एलिमेंट 2 क्या है, देखो डायग्राम में, एलिमेंट 2 इज अ ब्रांच. सो ऐड एलिमेंट 2 so add element 2 which is a branch. Which is a branch. Then write P and Q. What is P? P is 2 and Q is 3. बराबर. सो P और Q क्या है वो चेक करते हैं हम. P और Q है, P है 2 और Q है 3. सो इस तरीके से हम P और Q का वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे इक्वेशंस. तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, ZPI इज इक्वल टू ZQI और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है ZQQ इज इक्वल टू ZPQ प्लस ZPQ डॉट PQ. ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है. तो पहला फॉर्मूला में हम I का वैल्यू रिप्लेस करेंगे. अब देखो, अब हमें प्रीवियस स्टेप से क्या मिला हुआ है, Z22. अब इस Z22 में इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हमारे पास 3 ऐड हो रहा है नोड, तो यहाँ पर 3 ऐड होगा और यहाँ पर भी 3 ऐड होगा. तो फर्स्ट एलिमेंट विच वी विल गेट इज Z23 एंड ये ऑफ डायगोनल है और Z33 डायगोनल से, राइट. सो ऑफ डायगोनल के लिए फर्स्ट फॉर्मूला और डायगोनल के लिए सेकंड फॉर्मूला. तो ऑफ डायगोनल के लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन. सो ZPI. अब देखो ZPI मतलब क्या, ZPI मतलब P आपका है 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2. अब I का वैल्यू आपको ऐसे रिप्लेस करना है ताकि आपका फर्स्ट रो का काम जम जाए, है ना. तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो है 2 3. दैट मीन्स ऑब्वियसली I का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि 1 तो है ही नहीं हमारे सिस्टम में, इसीलिए 1 को रख के हमें कुछ नहीं मिलना है, इसलिए हम I का वैल्यू 2 लेंगे. तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगा Z22 इज इक्वल टू, Q का वैल्यू 3 है तो 3 और I का वैल्यू हमने 2 लिया, तो यहाँ से हमें मिला Z22 इज इक्वल टू Z32. अब Z22 का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है प्रीवियस स्टेप से. Z22 का वैल्यू हमें मिला हुआ है 0.52, तो ये हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे 0.52 में. तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा Z32, है ना. तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है Z32. सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर Z32 इज इक्वल टू, अब Z32 और Z23 दोनों सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा Z32 इज इक्वल टू Z23, दिस इज इक्वल टू 0.25J. ठीक है. और सिमिलरली ये सेकेंड फॉर्मूला से मुझे क्या मिलेगा, जो यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ZQQ, यहाँ से मुझे मिलेगा Z33 इज इक्वल टू ZPQ. P है 2 और Q है 3, तो यहाँ से मिला Z23 प्लस Z23 डॉट 23. ओके, 23 का वैल्यू अभी हमें थोड़ी देर पहले मिला 0.25, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे 0.25J प्लस 2323. देखो 2323 मतलब 2 और 3 के बीच में ये जो सेल्फ इम्पिडेंस दिया हुआ है ये,
तो ये है 0.5j, तो यहाँ से हम ये लिखेंगे 0.5j, और यहाँ से हमें फिर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें इसका आंसर मिलेगा 0.75j। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 2 के एंड में हमें क्या मिल रहा है, स्टेप नंबर 2 के एंड में हमें कुछ इस तरीके से Z बस मिल रहा है। तो प्रीवियस स्टेप से हमारे पास ऑलरेडी 2 था, और ये स्टेप से हमें 3 ऐड हुआ, तो 2 और उसके बाद 3, और यहाँ पर 2 पहले हमें मिला था 0.25j, तो ये लिखेंगे हम 0.25j। उसके बाद 2 3 भी हमें 0.25j ही मिला, तो ये भी हम यहाँ लिख देंगे 0.25j। दिस विल बी ऑल्सो 0.25j, एंड ये हमें अभी रिसेंटली मिला 0.75j। तो इस तरीके से हमें स्टेप नंबर 2 के एंड में ये Z बस मिला। ओके, बट हमारे पास तो 3 एलिमेंट्स है, तो हमारा स्टेप तभी कंप्लीट होगा जब तीनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा सिस्टम में, राइट। सो हमारे पास अभी 1 और 2 हमने ऐड कर दिए, अब हमारे पास क्या बचा है, थर्ड एलिमेंट बचा है। सो थर्ड एलिमेंट इज दिस लिंक। सो लिंक को हम ऐड करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि लिंक को कैसे ऐड किया जाता है। सो लिंक को जब हम ऐड करते हैं तो हमें तुरंत उसे मॉडिफाई भी कर देना होता है, तो हम लिंक को ऐड करेंगे और फिर मॉडिफाई करेंगे। बट उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो प्रीवियस स्टेप है वहां से हमें Z बस को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 3 और देखेंगे किस तरीके से हम इसे ऐड करते हैं। स्टेप 3, ऐड एलिमेंट 3, which is a link। अब इस केस में P क्या है, देखो डायग्राम में, जस्ट चेक इन द डायग्राम व्हाट इज P। P इज इक्वल टू 0, बराबर, और Q इज इक्वल टू 3। ये हम ट्री और कोटरी से देख के मिला। सो लेट मी चेक। सो यहाँ पर देखोगे आप P कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ P और यहाँ पे एंड हुआ, मतलब P क्या है 0 और Q क्या है 3। ठीक है, अब हमारे पास प्रीवियस स्टेप से Z बस क्या था, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, तभी हम हमारा जो ये वाला स्टेप है ये कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमें पता रहेगा कि क्या ऐड करना है। सो प्रीवियस स्टेप से हमारे पास था 2 और 3, इसका वैल्यू था 0.5j, 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 और ये था 0.75j। ये हमारे प्रीवियस स्टेप से हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में हमने लिंक को ऐड किया है ना, तो लिंक ऐड किया तो क्या होता है, लिंक ऐड किया तो यहाँ पर L ऐड होता है और यहाँ पर भी L ऐड होता है, राइट। और उसके बाद हमें एक एक करके इनके वैल्यूज निकालने होते हैं। तो ये होगा Z2L, दिस विल बी Z3L, दिस विल बी ZL2, this will be ZL3, and this will be ZLL। ठीक है, सो ये हमें वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, और ये वैल्यूज जैसे हमें मिलते हैं वैसे हमें इसको एलिमिनेट भी करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फिर फॉर्मूला क्या होता है, हम वो लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला है ZLI, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। अब हमें I का वैल्यू इस तरीके से रिप्लेस करना है कि हमें L2 और L3 मिले, और डायगोनल टर्म के लिए LL के लिए ये फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
जो ये ऑफ डायगोनल की वैल्यूज है L2 L3 सॉरी 2L 3L L2 L3 इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला और डायगोनल टर्म दैट इज LL उसके लिए सेकंड फॉर्मूला। ये दो हमें याद रखना है चीजें। तो Z L का वैल्यू हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से, I का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा 2 से क्योंकि 1 यहाँ पर है ही नहीं। सो Z L2 विल बी इक्वल टू Z, T क्या है देखो 0 है तो 0 2 माइनस Z 3 2 0 2 3 2 क्या है 0.5J, so this will be 0.5J. So from here we will get L2 is minus 0.5J. ओके, सो इस तरीके से हमें ये पहले दो टर्म्स मिले। ये दो टर्म्स हमें कैसे मिले, L2 और L3 ये दोनों ऑफ डायगोनल टर्म्स थे तो ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लगाया हमने। और अब डायगोनल टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। डायगोनल टर्म का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखो, ZLL इज इक्वल टू ZTL, T क्या है 0, तो 0L माइनस ZQL, Q क्या है 3 तो Z3L प्लस ZPQ मतलब 03.03। अब 0L है नहीं वैल्यू तो ये ऑब्वियसली 0 आएगा, माइनस 3L मतलब L3 तो ये हमें मिलेगा माइनस 0.75 और प्लस 0303 का वैल्यू है, बात नहीं करना है, 0303 का जो वैल्यू है 0303 का वैल्यू हमें डायग्राम में ऑलरेडी दी हुई है। 0303 की जो वैल्यू है वो हमें दी है 0.1J, राइट। सो 0.1J 32.5, ओके ओके सॉरी 0.25 है। ओके, सो काजल थैंक यू फॉर करेक्टिंग, अदरवाइज हमारा पूरा गलत हो गया होता। So this is 0.25J. Please correct it. Okay. 0.25J तो यहाँ पर भी आएगा 0.25J. Is it correct now, Kajal? Let us cross check it. Yes, now it's okay. Okay. So plus 0303 का जो वैल्यू है वो देखते हैं क्या है, 0303 का वैल्यू है 0.1J। So यहाँ से हम लिखेंगे 0.1J 0.1J और यहाँ से हमें फिर ये क्या मिलेगा 0 माइनस माइनस प्लस 0.75J प्लस 0.1 मतलब क्या होगा 0.85J। ओके, सो ये स्टेप से हमें यहाँ तक मिला 0.85J। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट दिस, हमें पता है कि इसके बाद हमें इसे एलिमिनेट करना होता है, राइट। सो एलिमिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट है, सो वी हैव टू नाउ एलिमिनेट दिस। ये जो हमें ये सारे वैल्यूज मिले हैं ये हमें क्या करने हैं, ये सारे वैल्यूज हमें एलिमिनेट करने हैं, राइट। सो ऑल दिस वैल्यूज वी हैव टू एलिमिनेट, so we will eliminate all these values and for that we have a different set of formula। क्या है elimination का formula? elimination का formula यहाँ मैं लिखता हूँ, then we will start with the formula Zij new is equal to Zji old minus ZIL multiplied by ZJL upon ZLL।
So this is the formula that we have. ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें एलिमिनेशन करना है और सिर्फ 2 और 3 तक ही हमें रहना है, बिकॉज लिंक इज फिक्टिशियस। लिंक को हमें सिस्टम से रिमूव करना होता है क्योंकि फिजिकल बसेस 2 और 3 ही है, और लिंक ऐड करने के वजह से कोई नया बस ऐड नहीं होता है या कोई नया नोड ऐड नहीं होता है। एग्जिस्टिंग नोड जो है वही एडेड रहता है। दैट्स वाई वी हैव टू रिमूव दिस। सो यहाँ हम लिखेंगे फिर एलिमिनेटिंग, what we are eliminating here, we are eliminating the lth row and column. So eliminating the lth row and column. So we are eliminating the lth row and column. So first we will start with I is equal to 2 and j also equal to 2. So from this what we get, let us see. So Z22 new is equal to Z22 old minus, we are applying the formula ZIL. ZIL is also 2L and JL is also 2L. Why? Because I and J both are having the values 2. So this is the formula that we have applied here. So we will substitute the values and we will calculate the new value of Z22. So what is the old value of Z22? Let us see. Old value of Z22 is 0.25J. So we will substitute here 0.25J minus 2L. What is 2L? 2L is minus 0.25J multiplied by again minus 0.25J divided by LL. LL is 0.85J. So from here we will get the new value of Z22. So please calculate the new value of Z22 and reply on the chat box. Then we will replace I will be same. We will replace the value of J with 3. So from this we will have Z23 new is equal to Z32 old minus Z2L multiplied by Z3L upon ZLL. So what is the old value of Z32? Old value of Z32 is 0.25J. So we will write here 0.25J minus 2L is minus 0.25J and 3L is minus 0.75J. upon LL is 0.85J. So from here we will get the new value of Z23. So let us see what is the new value of Z22. So the new value of Z22 is 0.1764J. So I will write here 0.1764J. So this is the new value of Z22. Similarly, we will have to calculate the new value of Z23. So please calculate the new value of Z23. Then we will have the new value of Z23 is 0.20294. So 0.0294J. This is the new value of Z23. Similarly, we will calculate the new value of Z33 by substituting I equal to 3 and J also equal to 3. So let us see what do we have. So we have Z33 new is equal to Z33 old
minus Z3L multiplied by Z3L upon ZLL. Then substitute the corresponding values. So Z33 old is 0.75 J minus Z3L is minus 0.75 J multiplied by again 3L, so it is minus 0.75 J divided by LL is 0.85 J. So calculate the new value of Z33 and reply. So in this way, we have calculated the new values of the ZBus 0. So once we get all these values, then we will be in a position to write the new ZBus. So what is the new value of Z33? Okay, is it 0.080882J? So 0.0882J. Okay, so this is the new value of our Z33. So once we get this, we can write the ZBus. So let me write here the ZBus new. So ZBus new will be equal to 2P and then 22 new. What is the value of 22 new? Let me substitute 0.1764J. So 0.1764J. 23 is 0.0294J. So this will be also 0.0294. Zero point 0294J and 33 value is 0.0882J. So in this way we have got the new ZBus, which was for the part 2 graph, right? So in the zero sequence network हमें कैसे मिला था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं. जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जब हमने बनाया तो हमें क्या दिखा कि ये जो ग्राफ, ये जो जीरो सीक्वेंस है, ये दो पार्ट में बट गया है. पार्ट वन इज हैविंग ओनली दिस मच पोर्शन एंड पार्ट टू इज हैविंग ओनली दिस मच पोर्शन. तो पार्ट वन से हमें ZBus में 1 मिला और पार्ट टू से हमें ZBus में 2 और 3 मिला, राइट. अब हमें क्या करना है, अब हमें इस दोनों ZBus को एक साथ क्लब करना है. ठीक है, क्लब कैसे करेंगे हम देखेंगे. देखो पहले टर्म से हमें क्या मिला. सपोज आई गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सपोज मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं और ये जो मुझे ZBus अभी मिला, सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को मुझे मर्ज करना है और ये मर्ज करके जो मुझे ZBus मिलेगा, दिस ZBus विल बी करेस्पॉन्डिंग टू द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. क्यों? क्योंकि हमने ये ZBus कैसे बनाया, हमारा ये जो ZBus बना ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम पे से, राइट. सो हमने सबसे पहले क्या किया, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम बनाया. डायग्राम बनाने के बाद हमने डायग्राम पे से फिर उसका ग्राफ बनाया और ग्राफ पे से फिर हमने ZBus बाय एल्गोरिथम टेक्निक बनाया. अब ये पूरा जो टर्म था, इसमें हम जो वैल्यूज लिए, ये सारे वैल्यूज हम कहाँ से लेते गए, ये सारे वैल्यूज हम लेते गए जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम पे से, है ना. जीरो सीक्वेंस के जो डेटा शीट था
टेबल जो हमें दिया हुआ था प्रॉब्लम में, हम वो टेबल से वैल्यूज लेते गए और टेबल से वैल्यूज लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों जेड बस को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे, लेट अस सी। हमारे सिस्टम में 3 बसेस है, तो हमारे जेड बस में भी कितने बसेस होने चाहिए, हमारे जेड बस में भी 3 बसेस होने चाहिए। कौन कौन से है 3 बसेस, 1, 2 और 3, ठीक है। सो 1, 2 और 3 हम लिख देंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम एक एक करके वैल्यूज लिखेंगे। तो वैल्यूज में सबसे पहले हम लिखेंगे Z11 का वैल्यू, ठीक है। Z11 हमने क्या निकाला हुआ है, Z11 हमने निकाला हुआ है 0.1J। अभी हमने निकाला हुआ था, फिर से एक बार देख लेते हैं। Z1 हमने सबसे पहले निकाला 0 पॉइंट, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको 0.1 मिलेगा। 0.04 प्लस 0.06 दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.10J। तो सेम वी विल राइट हियर, 11 का वैल्यू हमें मिला था 0.10J, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज है, तो एक साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो हमारा जेड बस मिला था 2 और 3 से, वहां से हमें वैल्यूज लेने हैं, ठीक है। तो 2 और 3 के वैल्यूज लेते हैं, लेट्स सी कैसे लिखेंगे हम 2 और 3 के वैल्यूज को। सो 2 और 3 का जो जेड बस है वो हम देख लेते हैं। 2 और 3 के जेड बस में देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा 0.1764J। तो 2 कहाँ होगा, देखो 2 यहाँ पर होगा 0.1764J, ठीक है। उसके बाद 2 3 हमने निकाला था, क्या था 2 3, 0.0294J। सो वी विल राइट हियर 2 3 इन दिस वे, 0.0294J। और सिमिलरली ये वैल्यूज था हमारे पास 0.0294J, और 3 3 था, तो 3 3 क्या था, 3 3 था 0.0882J। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.0882J, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे वेदर वी हैव रिटन द थिंग्स करेक्टली और नॉट। अब ये बचे हुए जो टर्म्स है इनका क्या करें हम, सिंपली यहाँ पर हमें क्या रिप्लेस करना है, 0, क्योंकि इनके वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं, तो इनके सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0। सो इन दिस वे यू विल गेट द कंप्लीट जेड बस। ये जेड बस अभी आपका कंप्लीट हो गया, तो इस जेड बस को आप अभी इसको कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से। और ये जेड बस क्योंकि 0 सीक्वेंस के वैल्यूज को कंसिडर करके बना था, इसीलिए हम यहाँ पर जेड बस लिखते समय ऊपर क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। सो दिस जेड बस दैट you have drawn here, you have calculated here is corresponding to the 0 sequence bus, okay। ये कौन सा बस है, किससे करस्पॉन्डिंग है ये बस हमारा करस्पॉन्डिंग है 0 सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम के हेल्प से हमने ये बनाया था। इसीलिए ये बस जो हमें मिला है, ये बस हमें कौन से रेफरेंस में मिला है, 0, इसीलिए हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो इसके पहले हमारा 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका था पॉजिटिव सीक्वेंस लेके, अब हमने 0 बना दिया। तो इस तरीके से हमारा जेड बस 0 1 2 ये कंप्लीट हो गया। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। इफ देर इज एनी डिफिकल्टी टू एनीवन प्लीज आस्क हियर। इसके बाद एक होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन लेंगे और उसको मैं सिर्फ समझा के दे दूंगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। एंड दैट विल बी दिस 2 प्रॉब्लम्स ओनली वी विल टेक, एंड दिस 2 प्रॉब्लम्स अगेन विल रिपीट इन द यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है, हम यूनिट नंबर 5 में फिर से ये 2 प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। तो यहाँ से जेड बस के वैल्यूज हम लेंगे और आगे का जो सोल्यूशन है वहां पे हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि यूनिट 5 इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद यूनिट 3। यूनिट 3 जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहां से यूनिट 5 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यूनिट 5 इज ऑल अबाउट शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। शॉर्ट सर्किट एनालिसिस हमें करना है विथ रेफरेंस टू द जेड बस, है ना। जेड बस जो हम एल्गोरिदम टेक्निक से बना रहे हैं
उस Z बस के रेफरेंस में हमें शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम आएंगे यूनिट नंबर 5 में। तब फिर से हम ये Z बस नहीं बनाएंगे, यहाँ से जो वैल्यूज हम इवेल्युएट कर रहे हैं इन्हीं वैल्यूज को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट सबके कॉपी में ये सॉल्यूशन हो, है ना। अदरवाइज उस समय आपको वो सॉल्यूशन करने के लिए और टाइम चले जाएगा। सो दैट शुड नॉट बी द केस। आप लोगों के पास उस समय कॉपी में रहना चाहिए ताकि हम वहां से Z बस लेंगे और Z बस लेके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, so now let us take the second problem, and this second problem will be a homework for you. I will just help you out by drawing the positive sequence and the negative sequence diagram. ठीक है, मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के जो डायग्राम्स है वो बना के आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी पूरा जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को करना है और इसका आंसर निकलना है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपके 4 बसेस है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने किया, फर्स्ट प्रॉब्लम में 3 बसेस थे। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास 4 बसेस है। ठीक है, लेट अस सी हाउ इट विल बी। Okay, so this is the case. So we are having 4 buses here. So this is bus number 1, this is bus number 2, this one is bus number 3, and this is bus number 4. Now there are 2 transformers, transformer T1, transformer T2, which are connected. Transformer T1 is connected in between bus 1 and 2, and transformer T2 is connected in between 3 and 4, and between 2 and 3 there is a transmission line. So in this way I have written. Now here the connection is in this way. So generator is having the star point connected to the ground with the help of a grounding reactance Xg. Then the primary of the transformer T1 is delta connected, and the secondary is star connected, and the star point is grounded with the help of a grounding reactance Xg. Similarly here we have the sequence in this way. So this is star, and the star point is grounded with the help of again grounding reactance Xg, and this is delta. Similarly here this generator G2 is again grounded with the help of grounding reactance Xg. So this is the generator G1 and this is the generator G2. So in this way we have the power system network given to us. Again, what is asked is we have to find Z bus 0, 1, 2. So this is what we are expected to find. So it's the same that you all have calculated just now. Only thing is that here in the power system network you are given you are having 4 bus system. Okay, so there are 4 buses in this power system network. In the previous example there were only 3 buses. So as there were only 3 buses, the Z matrix was 3 by 3 matrix, and now as here there are 4 buses, the matrix will be 4 by 4 matrix. So this we have to keep in mind, and the data which is given is, let us write the data. So again data is required because without the reactance data we cannot find the solution. So let us write the data what is given. So for generator G1 we will write the data first for generator G1.
So for generator G1, X1 is equal to X2, that is equal to 0.2, and X0 is equal to 0.08, and Xg is 0.03. So this is the data sheet for the generator G1. Similarly, data sheet for generator G2 is also given. So let us write for G2. For G2, X1 is again equal to X2, which is equal to 0.3, and X0 is equal to 0.1, and Xg is same. Xg is 0.03. For transformer T1 and T2, both the transformer are having same data. So I will write here T1 and T2. X1 is equal to X2 is equal to X0. So all the three sequence components are having the same value. The value is 0.1, and Xg is equal to 0.03. And for the transmission line, I will write here TL. For transmission line, X1 is equal to X2 is equal to 0.4, and X0 is equal to 0.7. So these are the data sheet which is given to us. With the help of this data sheet, we have to calculate the Z bus 0, 1, 2. Okay. So for a positive sequence, there is absolutely no problem. You can very well draw the positive sequence reactance diagram. You have already learned how to draw the positive sequence reactance diagram in EPS2, right? So EPS2, you all have already studied how to draw the positive, negative, and the zero sequence reactance diagram. So you have to make use of that only here, and with the help of that, you have to draw the positive, negative, positive sequence diagram. Positive and negative are both same. So just draw the positive sequence diagram. You will be able to find the Z bus 1. So for Z bus 0, there will be somewhat change in the diagram. So question हो गया अभी का? Shall I draw the positive and negative sequence diagram so that it will be help to you to find out the Z bus? क्वेश्चन लिख के हो गया होगा तो बताओ, हिंट बता देता हूँ कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है, बिकॉज एवरीवन हैव टू सॉल्व दिस. इसे मैं सॉल्व करा के नहीं दूंगा. इससे जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वहां से हमें Z बस लगेगा यूनिट नंबर 5 के प्रॉब्लम में. तो यूनिट नंबर 5 में जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो फिर अगर आपके पास Z बस नहीं रहा, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो माई रिक्वेस्ट इज फॉर एवरीवन टू calculate the Z bus. Tomorrow we will write the solution for this. Steps नहीं बताऊंगा मैं, steps आपको लिखने हैं. I will give the solution only tomorrow. Okay. So इसके solution में सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? सबसे पहले हमें बनाना होगा positive sequence reactance diagram. So मैं आपको यहाँ पर positive sequence reactance diagram बना के देता हूँ और negative sequence भी बना के देता हूँ. Positive और negative sequence मैं आपको बना के दे देता हूँ यहाँ. आप लोगों को उसके हेल्प से उसके Z बस बनाने हैं. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम. ओके. सो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं.
सो दिस इज योर रेफरेंस लाइन। देन जितने आपके नोड्स है उनको सॉरी बसेस है उनको आप इस तरीके से बनाते हो। सो हमारे पास 4 बसेस है इस सिस्टम में, तो हम एक एक करके बसेस यहाँ बनाएंगे। बस 1, बस 2, बस 3 एंड बस 4। उसके बाद एक एक करके जो बसेस के सीक्वेंस है उसे हम जोड़ने लगते हैं। सो बस नंबर 1 में जनरेटर कनेक्टेड है, तो जनरेटर का जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जनरेटर G1 है, तो मैं यहाँ G1 लिख देता हूँ। बस 1 और 2 के बीच में ट्रांसफार्मर है, तो उसका रिएक्टेंस आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसका रिएक्ट आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में एक और ट्रांसफार्मर है, तो उसका रिएक्टेंस आ जाएगा। 4 और रेफरेंस के बीच में एक जनरेटर G2 है, तो जनरेटर G2 आ जाएगा और उसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम। अब एक एक करके इनके वैल्यूज लिख देते हैं। देखो जनरेटर G1 के डेटा शीट में जाओ, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0.2 लिखा हुआ है, तो जनरेटर के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.2J। As it is reactance, I will be writing here 0.2J। देन 1 और 2 के बीच में ट्रांसफार्मर है, तो मैं ट्रांसफार्मर के रो में चले जाता हूँ और वहाँ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x0 दिया है 0.1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.1J। उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन का वैल्यू भी दिया हुआ है x2 इक्वल टू 0.4, तो क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस बन रहा है इसीलिए x1 इक्वल टू x2 का वैल्यू लेना पड़ेगा। सो वो 0.4 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.4J। उसके बाद 3 और 4 के बीच में फिर से ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखी हुई है, तो फिर से मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.1J। ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ तक लिख दिया। अब जनरेटर G2 के रो में जाते हैं। जनरेटर G2 के रो में हमें क्या दिख रहा है? जनरेटर G2 के रो में x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0.3 दिख रहा है। दैट मीन्स जनरेटर G2 का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है? जनरेटर G2 का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है 0.3J। तो यहाँ पर मैंने ये 0.3J लिख दिया। अब इसके आगे का स्टेप आपको अच्छे से पता है। इसके आगे आप लोगों को क्या करना होगा? इसके आगे आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ बना के फिर इसका ट्री और कोट्री, और ट्री और कोट्री में ब्रांच और लिंक हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अल्गोरिदम टेक्निक अप्लाई करना है और अल्गोरिदम टेक्निक अप्लाई करके आपको इसका Z बस मिलेगा। जो Z बस आपको यहाँ से मिलेगा दैट विल बी Z बस 1 इक्वल टू Z बस 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? Z बस 1 is equal to Z bus 2, बराबर। एंड दिस विल बी 4 by 4 मैट्रिक्स, ठीक है। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा? ये एक 4 by 4 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आपके पास कितने बसेस है इस प्रॉब्लम में? आपके पास है 4 बसेस। तो बिकॉज यू आर हैविंग 4 बसेस इन योर सिस्टम, you will get a 4 by 4 matrix which will be Z bus 1 and 2 because you have taken the values of positive sequence reactance diagram. Will it be done? हो जाएगा सबसे ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पता है, पहले प्रॉब्लम में मैंने करवा के दिया है। अब फिर से मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर। आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू कंप्लीट द होमवर्क इन योर कॉपी बिकॉज दिस सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड इन यूनिट नंबर 5। यूनिट 3 कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आफ्टर यूनिट 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5, और यूनिट 5 में फिर हमें यहाँ से सोल्यूशन के जो Z बस है वहां से हमें आगे बढ़ना है। फिर उस समय अगर आपके पास Z बस नहीं रहा तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट प्रॉब्लम का मैंने Z बस निकाल के दिया है, सेकेंड प्रॉब्लम का होमवर्क दे रहे हैं, तो ये आप लोगों को करके अपने कॉपी में रख देना है। कल हम सिर्फ इसके सोल्यूशंस बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम। जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है हमने। जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम में हमें ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शंस है उनके तरफ स्पेशल अटेंशन देना है, और उनके तरफ स्पेशल अटेंशन देके हमें हमारा जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली बनाना है, ठीक है। सो लेट अस राइट दिस। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें जनरेटर का x0 कंपोनेंट लेना है और उसके बाद xg कंपोनेंट भी लेना है, ठीक है। पहला कंपोनेंट है
x0 का और दूसरा कंपोनेंट है xg का। क्यों? क्योंकि जनरेटर स्टार वाइंडिंग में कनेक्टेड है और स्टार का जो पॉइंट है दैट इज न्यूट्रल विद द हेल्प ऑफ xg। तो ये xg यहाँ पर आएगा। ये है हमारा बस 1, दिस इज बस 2, दिस इज बस 3 एंड दिस इज बस 4। ओके, सो इसके बाद 1 से 2 के बीच में ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी जो है डेल्टा है। डेल्टा रहा तो हमें पता है कि हमें ओपन करना होता है, तो ये मैंने ओपन कर दिया इस तरीके से। और सेकेंडरी जो है स्टार है, तो स्टार को इस तरीके से हमने लगा देना होता है रेफरेंस से। और स्टार का जो पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड विद द xg, तो यहाँ पे पहले x0 कंपोनेंट आएगा फिर xg कंपोनेंट आएगा। ओके, 2 और 3 के बीच में ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसको इस तरीके से जोड़ दिए हमने। अब 3 और 4 के बीच में देखो, 3 और 4 के बीच में फिर से ट्रांसफॉर्मर है और प्राइमरी इज स्टार, तो स्टार है इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। डेल्टा है इसीलिए डेल्टा ओपन हो जाएगा, डेल्टा विल बी इन दिस वे। उसके बाद 4 से जनरेटर G2 है, तो जनरेटर G2 का x0 कंपोनेंट और जनरेटर G2 का xg कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाया। जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाने के बाद एक एक करके वैल्यूज हमें इंसर्ट करना है, तभी हम जेड बस बनाने के लिए स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है जनरेटर G1 का। तो G1 के रो में आ जाओ। G1 के रो में देखो x0 क्या दिया हुआ है, 0.08। तो x0 के लिए लिख दोगे पहले 0.08 j। उसके बाद xg क्या दिया हुआ है, xg है 0.03। तो xg के जगह पे क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 j। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0.09 j। सो xg कंपोनेंट है 0.09 j। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के कॉलम में आ जाइए, रो में आ जाइए। देखिए x0 क्या दिया है, x0 दिया है 0.1 और xg है अगेन 0.03। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.1 j और यहाँ पर मैं डायरेक्टली 0.09 लिख लेता हूँ, क्योंकि 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 3.09 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 0.09 लिख देता हूँ। फिर 2 से 3 के बीच में ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन का x0 कंपोनेंट देखो क्या दिया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन का x0 कंपोनेंट दिया है 0.7, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0.7 j। ओके, 0.7 j यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर से ये ट्रांसफॉर्मर T2 है। ट्रांसफॉर्मर T2 और T1 दोनों के वैल्यू सेम है, तो यहाँ से मैं ये 0.1 j आया और यहाँ से 0.09 j आया। ओके, और लास्ट में है G2। तो G2 का x0 कंपोनेंट है 0.1 दिया हुआ है डेटा शीट में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.1 j और xg इज अगेन सेम, सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.09 j। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम कंप्लीट। अब अच्छे से इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा जो सीक्वेंस कंपोनेंट है ये 3 पार्ट में बढ़ चुका है। ये है हमारा पार्ट 1, ये बीच में जो पार्ट है दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज लास्ट पार्ट इज पार्ट 3। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे और ग्राफ से जेड बस बनाओगे तो आपको 3 अलग अलग ग्राफ मिलेंगे, 3 अलग अलग जेड बस मिलेंगे। तीनों जेड बस को एक साथ जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा जेड बस 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको जेड बस मिल रहा है, अगेन ये जेड बस क्या मिल रहा है, ये जेड बस आपको मिल रहा है 0। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आपको जेड बस 0 मिल जाएगा। अगेन एज इट इज ए 4 बस सिस्टम you will get a 4x4 मैट्रिक्स। ऑब्वियसली कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि आपका जो ग्राफ है ये 3 पार्ट में बढ़ चुका है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे सिंपल 0 और 1, और ये जब लिखोगे तो क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इसको जोड़ देना है 0.08 j 0.09 j। ठीक है, 0.08 j 0.09 j जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, सेकंड पार्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, 0 रहेगा,
2 रहेगा और 3 रहेगा, यहाँ इनके वैल्यूज रहेंगे। और लास्ट पार्ट का जो ग्राफ है ऐसे रहेगा, 0 रहेगा और 4 रहेगा, और ये जो वैल्यू है एडिशन करने के बाद ये रहेगा। तो यहाँ से आपको Z11 मिलेगा, यहाँ से Z23 मिलेगा, यहाँ से Z44 मिलेगा। तीनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा Z बस 0। ओके, इज इट डन? सबको हो जाएगा सॉल्व? सो ये आपको एज ए होमवर्क लेना है, इसे आपको आज सॉल्व करके रखना है, ताकि यूनिट 5 में जब हम ये प्रॉब्लम ले तो आपके पास ये Z बस का आंसर मिला हुआ रहे। Tomorrow I am going to give you the solution for this Z bus, and you have to cross check this solution and keep it in your copy when we will start unit 5 after the completion of unit 3. At that time we will require all these values. Okay, so we will close here.